ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक कर चुके हैं हम लोग, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसका बेसिक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज जो आती है एग्जाम में उसका फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला है कि AMU, व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज द मास ऑफ यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 मतलब 1/12 मास ऑफ द एन एटम, ठीक है ना। मतलब वह AMU क्या होता है, ये है फॉर्मूला। बस ये आपको, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो थ्योरी आप फटाफट लिख लोगे। एक AMU क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन का 1/12 पार्ट रहेगा। कार्बन का जो एक एटम का मास होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इंटू 1/12, क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या, कार्बन इंटू 1/12 या डिवाइड बाई 12, ठीक है। वही 1 AMU होता है। अब इसी को तुम इंग्लिश में लिख दो, है ना। क्या, द मास ऑफ यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मतलब 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ओके ना। तो ये AMU का एग्जाम में आता है, इसका डेफिनेशन। इसके बाद देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बहुत सारे गेस्ट आ गए आपके, है ना, आपको है ना टी बनाना है। अब आपके पास चैलेंज है कि टी जो बनाओ आप मैक्सिमम टी बन जाए। घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है टी के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई, मिल्क चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, चाय, शुगर, वही, हाँ, और टी पाउडर, कम से कम ये तो चाहिए। अब आपको मैक्सिमम टी बनानी है घर पे, प्रैक्टिकली सोचो तो आप क्या सोचोगे कि अब किसी एक का तो रेशियो लेके चलोगे ना। ऐसा तो है नहीं घर में जितना पानी उतनी टी बन जाएगी, पॉसिबल नहीं है। जितना भी पानी टी बना दो क्या उतना, आपको मिल्क और शुगर टी कम नहीं पड़ेगा, टी पाउडर, पानी तो बहुत होता है ना। तो पानी के हिसाब से नहीं चल सकते हो आप पानी के हिसाब से नहीं चल सकते। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, हम किसके अकॉर्डिंग जाएँ कि हमारी टी हमारी बन जाए। हम किसके अकॉर्डिंग जाएँ, हमारी टी क्या हो जाए, बन जाए। तो किसके अकॉर्डिंग जाओगे, सोचो ज़रा सा, कॉमन सेंस रखो। मिल्क के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शुगर के हिसाब से भी आपको जाना उतना सही नहीं रहेगा। आप किसके हिसाब से जाओगे, जैसे टी है तो मिल्क, वाटर के हिसाब से बिल्कुल नहीं, वाटर तो जितना चाहिए उतना घर पर रहता है, वाटर के साथ थोड़ा चाय बना दोगे आप, है ना। वाटर तो कितना भी रहता है। शुगर एंड टी पाउडर के हिसाब से भी जाना उतना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि टी पाउडर भी अच्छा खासा रहता है। आपको मिल्क ही मेन देखना होता है कि यार घर में उतना मिल्क है कि नहीं, कितना मिल्क है, क्योंकि वाटर तो है अवेलेबल, शुगर हमारे पास रहती है 5-10 किलो ऑलवेज, ठीक है। टी पाउडर भी ठीक ठाक मेरे पास रहती है। मेन होता है मिल्क, क्योंकि मिल्क ऐसी चीज़ है कि आप उतना स्टॉक नहीं रखते हो ना, तो आपको डेली लाते हो। तो मिल्क के अकॉर्डिंग आप चलोगे, किसके अकॉर्डिंग चलोगे, मिल्क के अकॉर्डिंग चलोगे। तो मिल्क आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसका लिमिटिंग रिएक्टेंट, मिल्क हो जाएगा। कि मिल्क हमारे पास लिमिटेड है, मिल्क के हिसाब से वाटर लेंगे, हमारे पास ये 2 पैकेट मिल्क है, उसी के हिसाब से वाटर लेंगे, उसी के हिसाब से शुगर लेंगे, उसी हिसाब से टी पाउडर लेंगे और मैक्सिमम टी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिल्क डिसाइड करेगा, मिल्क की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि चाय आप कितनी बना सकते हो। वाटर तो बिल्कुल नहीं, शुगर भी नहीं, शुगर अच्छी खासी रहती है घर में। शुगर आप 10 किलो शुगर है तो बाद में आपको मिल्क नहीं कम पड़ जाएगा 10 किलो शुगर के हिसाब से, है ना। तो आप मिल्क के हिसाब से जाओगे कि आपको, तो यही लिमिटिंग होता है मिल्क जैसे इसमें। तो इसी तरह अगर कोई एक रिएक्टेंट है, जैसे 4H2 3O2, क्या बन रहा है, 4H2O और O2, आप बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपको वाटर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन बिकॉज इट्स कंज्यूम फर्स्ट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये कंज्यूम फर्स्ट हो रहा है, और ऐसे आप इतना नहीं समझोगे, आपको यहाँ पर है ना, आपको क्या क्वांटिटी दी जाएगी, हाइड्रोजन इतना है, O2 इतना है, तो बताओ कितना आपको कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हो सकता है अगर O2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपको मास सबका दिया रहेगा, पूछेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ। इस पूरे रिएक्शन में क्या दिया होगा, 2 क्वेश्चन में मास दिया होगा। जिस तरह हमारे पास मिल्क कितना है हमें मालूम है ना, क्वांटिटी मिल्क कितना, तभी तो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुम्हें क्वांटिटी दी रहेगी, बाद में इसके रेशियो से आपको पता करना होगा कि कौन कितना लगेगा। वो अभी आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का बस ये याद रखना कि इट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन रिएक्टेंट इज
दैट एलिमेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम द पर्टिकुलर, 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। जैसे मिल्क पूरा खत्म हो गया, मिल्क पूरा इस्तेमाल के लिए, शुगर बच जाएगी, वाटर बच जाएगा, टी पाउडर बच जाएगा, लेकिन आपने मिल्क पूरा ख़त्म कर दिया, मैक्सिमम टी बना दी, तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर दिया, यही क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अभी तो आपका कल ही एग्ज़ाम है, ये है एग्ज़ाम टुमारो, ओके राइट। अभी जो भी मैं थ्योरी दे रहा है वो वही तुम्हारा फाइनल हो रहा है, आपको ये याद करते हुए चल देना है, इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चाहे तो ये लेक्चर एक बार जाए घर पे फटाफट देख लेना, ठीक है। अभी आपको नोट्स लिखने का टाइम है ही नहीं, तो आप इसी से पढ़ लेना ये जो मैंने ये निकाला है। नाउ सी डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ मोल फर्स्ट। मोल क्या होता है, मोल क्या है, क्वांटिटी होती है। मोल क्या होता है, क्वांटिटी। इट्स लाइक एक जैसे डज़न, हम लोग बोलते एक डज़न में कितना क्वांटिटी होती है, 1 डज़न में कितनी क्वांटिटी होती है, 12। उसी तरह एक मोल में भी अपनी क्वांटिटी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्वांटिटी है, इट इज़ जस्ट एक क्वांटिटी। हम बोलेंगे एक मोल एप्पल लेकर आओ, मतलब इतने एप्पल लेकर आओ। वैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओ, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओ। ये जस्ट एक क्या है, एक मोल की क्वांटिटी है। किसकी क्वांटिटी है, एक मोल की। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इसी जो क्वांटिटी है इसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023। इसी तरह 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जैसे 1 डज़न में 12 होते हैं, तो 2 डज़न में कितने हो गए, 2 into 12। हाँ 2 into 12। वैसे ही 2 मोल में कितना हुआ, 2 into दिस, 2 मोल में टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट क्या होता है, एग्जांपल तुमने शुगर और वाटर तुमने ये बनाया, जूस बना रहे हो, शुगर मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो, और आपने एक शुगर को घोला, तो डेफिनेटली वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है कि शुगर क्वांटिटी ज़्यादा है, ये वाटर शुगर कम है। तो जो कम होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो एक्चुअली मिक्स हो रहा होता है, विच इज़ मिक्सिंग इन, जिस बड़ी क्वांटिटी मिक्स हो रहा होता है वो सॉल्यूट होता है। तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट होगा, ये वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर बन जाएंगे सॉल्यूशन। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, तो कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। अब कुछ मोल है, जैसे 2 मोल मैंने शुगर के मिलाए, वाटर के मैंने लिए 12 मोल, वही क्वांटिटी। मोल मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ना। शुगर के मैंने 2 मोल, 2 into 6.022 इंटू 10⁻23, और इसके मैंने इतने ले लिया, वाटर के 12 मोल ले लिया। तो अब बोलिए मोल फ्रैक्शन बताओ, तो पूरे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, पूरे सॉल्यूशन में टोटल 14 हो गया ना। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, 2 + 12, 2 शुगर का 12 वाटर का, टोटल हो गया 14 सॉल्यूशन में। तो आउट ऑफ 14 शुगर का कितना है, 2 है। आउट ऑफ 14 वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, 12/14, समझ गया ना। तो इस तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मिलाकर, है ना। टोटल जैसे 14 हो रहा था ना, 2 हो रहा था शुगर का, 12 हो रहा था वाटर का, तो 2 + 12 टोटल 14। ऊपर अगर हमें शुगर चाहिए तो ऊपर 2 लिखेंगे, अगर हमें वाटर चाहिए तो ऊपर 12 लिखेंगे, समझा ना। तो मोल फ्रैक्शन के सिंबल होता है कुछ ऐसे, काई करके सिंबल होता है, ऐसे करके मोल फ्रैक्शन। इस तरह दोनों का मोल निकाल सकते हो। और अगर सिर्फ आप इसे एक का निकाल लिया, शुगर का निकाल लिया, मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट आया है, मतलब शुगर का आया है समझो, वो माइनस कर दो, तो ऐसे भी आ जाएगा। मतलब अगर एक का निकाल लिया, दूसरा डायरेक्ट 1 माइनस कर लो, 1 से माइनस कर लो, तो वो आ जाएगा उसका दूसरी। तो पूरा निकाल भी सकते हो फॉर्मूले से। तो समझ में आ गया। तो ये एग्जाम में आता है मोल फ्रैक्शन बताओ, तो इसका मेन तो इसका फॉर्मूला है। सभी जो है डेफिनेशन में मोस्टली तो फॉर्मूले बेस पर है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप देखो याद करने का तरीका मैं कितना आसान बता रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन, कितना मैं आसान बता रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है, इफ यू मेमोराइज इट, फॉर्मूला याद है, तो भाई डेफिनेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखो ना, नो नीड टू अगेन मेमोराइज द डेफिनेशन। इट इज़ व्हाट, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं पे ये करना है कि मोल फ्रैक्शन मीन्स, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन मीन्स द रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो, ये डिवीजन क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड
मोल ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, तो क्या करोगे सेम, क्या मोल फ्रैक्शन मीन्स इक्वल टू मतलब मीन्स रेशियो ऑफ, ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन या एंड या टू, कुछ भी लिख दो, एंड लिख दो, टू भी लिख दो, रेशियो है ना बीच में, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, बस डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेफिनेशन तुम्हें याद करने की, जरूरत नहीं। फॉर्मूला तुम्हें याद था, इसीलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप है ना, आप एक्टिव हो ना? हाँ सर। अच्छा लग रहा नींद में हो आप क्या? नहीं आके तो ये है। आप वॉश करना है, फेस वॉश नहीं करना। इज इट क्लियर नाउ? कितना इंची था भाई मोल फ्रैक्शन? अब ये सब आता है एग्जाम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब क्या भाई, आपने इसे शुगर को एक एग्जांपल तौर पर वाटर मिक्स किया, जो भी शुगर का आपने मास लिया, जो भी वाटर मास लिया, जो मिलके बनेगा तो टोटल मास हो जाएगा, कहीं मास जाएगा थोड़ी ना। आपने जो जैसे 5 ग्राम लिया शुगर, 15-20 ग्राम लिया आपने वाटर, 5 ग्राम शुगर 20 ग्राम वाटर मिक्स किया, तो टोटल कितना ग्राम बना? 25 ग्राम सॉल्यूशन बना। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि आपका मास किधर भी गया नहीं, ना ही वो नया एक्स्ट्रा बना, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो पहले तो हाँ, पर पहले तो वो लिख दिया, इन द केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड या नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है ना, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। भैया ये आपका क्या है, लॉ करना है। और एक कोई भी एक एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो भी है, इसका दे देना, एक एग्जांपल को भी याद देना। तो क्वेश्चन पेपर बहुत सारे रहते हैं, इक्वेशन बनी होती है, वो इक्वेशन ला के इधर डालना। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में मिल जाती है, दूसरे कोई क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन रहेगी, वो बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए और उसी में डाल देना एग्जाम्पल। डेफिनेट प्रोपोर्शन में यही वैसे डाल देना, डेफिनेट प्रोपोर्शन की जितनी भी बैलेंस इक्वेशन होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो करती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी फॉलो करती है। तो कहीं भी क्वेश्चन पेपर देखा तुमने, ये तो इक्वेशन, चलो यही क्वेश्चन डाल देना, नहीं अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रही है तो वही डाल देने का एग्जाम्पल में, नहीं समझे? समझ गए। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि रिगार्डलेस द अमाउंट कितना भी रहेगा, ए कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास। मतलब उसका जो ये रहेगा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट कंपोज होगा बनेगा वो सेम प्रोपोर्शन बाई मास, जो मास में इधर है वही मास का उधर प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोपोर्शन आर फाउंड बाई द कैलकुलेटिंग द परसेंटेज बाई मास। तो जो भी परसेंटेज रहा, जैसे H2O में O का कितना परसेंट, अभी टोटल मास इसका कितना है 18, H का 2 एक होता है ना, यहाँ अभी 2 H का 2 और O का 16 होता है, 2 मास तो 18 हो गया। अब 18 में H का कितना रोल है, अगर H का में निकालना है प्रोपोर्शन, हाउ मच H इज कंट्रीब्यूटिंग आउट ऑफ 18? 2 है ना। जब ये वो देखो वो था मोल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है आपका इस तरीके से इसके मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनटू 100 से परसेंटेज निकाल लेना, तो उसका वो परसेंटेज आ जाएगा इनटू 100 करके जिसका चाहिए। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आती है इसकी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। क्या लिखा, व्हेन 2 एलिमेंट्स, जो 2 एलिमेंट्स हो गया CO, जैसे C प्लस O, ठीक है, सब समझे, C प्लस O से हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। इसका मतलब C एक हो रहा है और O के कितने लेने पड़ रहे हैं, हमें 2 लेने पड़ रहे हैं, मतलब 2 O लेने पड़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो बैलेंसिंग आपको करना चाहिए ना CO2 के लिए। तो क्या बोल रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, जैसे 2 एलिमेंट से अलग कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना, C प्लस O से CO2 बन रहा है। द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द मास सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो कह रहा है कि दोनों का जो मास है, सी मास ऑफ द वन एलिमेंट, इसका जैसे मास है, कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट, उसके दूसरे एलिमेंट के सेम मास से कंबाइन करेगा इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मतलब जो रेशियो रहेगा वो उसी के स्मॉलिश होल नंबर में रहेगा। एग्जाम्पल जैसे सी, अब जैसे कभी कभी नहीं, अगर आपने जैसे ये आया C2O4, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको क्या लिखोगे, स्मॉलिश होल नंबर में लिखोगे। C मतलब 2 से रिड्यूस करोगे, C और O2 आ जाएगा स्मॉलिश होल नंबर में। तो जैसे आपने C का 1 लिया, O का 1 लिया, तो क्या बन गया, दोनों का 1 बन गया। यहाँ पे लिखेगा C का 1 लिया, O के 2 लिए, तो C का तो 1 ही बन रहा है, O के 2 बन गए, है ना। तो वो होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये गैलिलियो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, P/T, P1/T1 इज इक्वल टू
P2/T2, याद रखना। और इसका डायरेक्ट रेशियो होता है टेम्परेचर। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, या फिर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन, जब डायरेक्ट रिलेशन है तो ऐसे लिख लेगा, P1/T1 नीचे और इज अगर इक्वल प्रेशर कम P2/T2। किया तो ये भी कम हो जाएगा ना। एक्चुअली टेम्परेचर देखा जाता है कि भाई टेम्परेचर आपने कम किया यस, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके समझ गया। ठीक है। अभी जैसे गैस सिलेंडर कभी कभी फट जाते हैं ना, आपने एक्सीडेंट देखा होगा न्यूज़ कि गैस सिलेंडर क्या हो गए, फट फट गए। क्यों फट गए? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बाहर से बाहर आग लग गई, घर में फैक्ट्री में आग लग गई, तो बाहर हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। हीट इतना ज़्यादा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अंदर का सिलेंडर का। हम्म, बाहर आग लगने से किसी और रीज़न से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ गया। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि इसका प्रेशर भी अंदर बहुत ज़्यादा, इतना प्रेशर बढ़ गया कि सिलेंडर फट गया। तो अक्सर जब ज़्यादा हीट होती है बाहर एटमॉस्फेयर में, सिलेंडर अक्सर फट जाते हैं। और भी सर, रीज़न होते अगर हैं, टेम्परेचर कम ठंडा हो गया तो क्या होगा? कुछ प्रेशर नहीं, भी कम हो जाएगा। प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये आपको ये गैली-सैक्स लॉ में लिखना है। अभी देखो इसको कैसे लिखोगे, पी का डायरेक्ट रिलेशन टी से। तो व्हेन परसेंट प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज एज इट्स टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, अज्यूम करो कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मास एंड वॉल्यूम क्या रखने का? कांस्टेंट। अगर सेम मास सेम वॉल्यूम है, ऐसे भी लिख सकते हो, एट सेम या कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम एट, इसको इजी करके लिख लीजिएगा तुम्हें अगर याद करना, एट कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम, ये कॉमा लगा दो, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज एट इस टेम्परेचर इंक्रीज, सेम फॉर्मूला। बाद में लिख दो ये कि कांस्टेंट, ये हटा के रिलेशन हटा के P1/T1 इक्वल टू लगाना है ना, P1/T1 इक्वल P2/T2। सो व्हेन, और चीज़ और लिख दो, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, और इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, ये जल्दी से लॉ आता है एग्जाम में, एवोगैड्रो लॉ भी आता है एग्जाम में, ऐसा आएगा एग्जाम में। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन करे, अगर गैस का वॉल्यूम इक्वल है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी गैस, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, सबका देखो ये अलग अलग होता है मास, लेकिन अगर सबका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले। मतलब यही बताते हैं गैली-सैक्स लॉ, क्या? सेम वॉल्यूम इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ, ये बताता है एवोगैड्रो लॉ। क्या बताता है? इक्वल वॉल्यूम, मतलब यही भी इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेन, सेम के लिए इक्वल लिख दो ताकि फ्लो में बैठ जाए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। ठीक है, या स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ, या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो इसका अलग से बना लेना इसे, क्या? वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स, बस ये छोटा सा बना गया एवोगैड्रो लॉ का, वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो वही लिखना है कि एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कॉमा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब एक तरफ वॉल्यूम दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स, एक तरफ वॉल्यूम दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स। साथ में मोलैरिटी, मोलैरिटी का आता है, इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी और डिफरेंस, या मोलैरिटी का डिफरेंस। इस पर इसकी थ्योरी तो कम आती है, इस पर मेन ये आएगा न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस पे आती है थ्योरी, उस पे क्वेश्चन भी है हाँ, डिफरेंस वो तो है, लेकिन मेन इसका है ना न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। हाँ, मोलैरिटी में तो 101% तुम्हारा ये आने वाला है, क्या? ये न्यूमेरिकल। तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या है? तो कैपिटल एम से रिफर होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन। एन हमेशा याद रखो पूरे इसमें केमिस्ट्री के ये वाले चैप्टर में, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स याद रखना। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन क्या इन लीटर, ये फॉर्मूला है। अगर ml में दिया है तो डिवाइड बाई 1000 करके लीटर कर लेना, पीछे जाएंगे ना, Yes. अगर ml में दिया तो 3 पीछे जाएंगे ना, डिवाइड बाई 1000 मतलब 10 की पावर -3। Yes. तो ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। n मतलब Molar. n, N मतलब नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स। अब सर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, इसको भी तोड़ दिए फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास, बोलो, मास इनटू Given. मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास। ये सब फॉर्मूले लिख लेना, हाँ ये फॉर्मूले सब लिख लेना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोलरिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला, इसीलिए हम एक अप्रोच समझो करने का किसी को, ठीक है ना। अगर आपको मोलरिटी पूछा है और डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, भाई तुम्हारा फॉर्मूला, तुम तो खुश थे भाई मेरे को मोलरिटी का फॉर्मूला आता है, मेरे को मोलरिटी का फॉर्मूला तो आता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मुझे आता है, यस ठीक है। भाई नंबर ऑफ मोल तुम्हें दिया ही नहीं, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, कोई बात नहीं सर, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, मैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, वही एन की जगह नंबर ऑफ मोल का वहीं ऊपर ओपन कर दो, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास, ये एन की जगह लिखा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये Solution. इन लीटर। लीटर। देखो ये मैंने ओपन कर दिया, मास गिवन दिया, मास गिवन डाला, मोलर मास यहाँ ऊपर ऐसे है तो ऐसे नीचे आ सकता है, ये थोड़ी मैथ समझो, जो ऊपर का जो डिनोमिनेटर होता है नीचे आ जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ना रहता है, हाँ ठीक है। तो मास गिवन अपन मोलर मास, ये हो गया तुम्हारा। अगर हो सकता है मास गिवन है मोलर मास, तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, निकालना पड़ता है। तो आपको फिर अगर एन का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ ओपन करने का, डायरेक्ट ओपन करने करने का, ठीक है। तो फाइनली देखो फॉर्मूला कितना ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। अगर पूरी तरीके से फॉर्मूले को हम ओपन कर दें, तो मैंने ओपन किया, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था हमारा, मास गिवन अपॉन मोलर मास। अपॉन, ये हो गया एन, मेन फॉर्मूले का एन हो गया ये, यस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन लीटर। अब हो सकता है तुम्हें ना मोलैरिटी ना पूछा जाए, मोलैरिटी गिवन, एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पकड़ो, बेसिक मैथ, तुम्हें मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, मोलर मास तो तुम्हें मालूम ही रहता है, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन, हो सकता है तुम्हें मास निकालने के लिए बोल दो, हो सकता हो वो मास मास। तो आप क्या करो, ये मोलर मास पे नीचे आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, ये आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास इंटू दिस, ये पूरा उड़ के ऊपर इधर मोलर मास मोलैरिटी के पास आके मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ, ठीक है। तो मास गिवन बन जाएगा, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई ये मास, जो मोलर मास है ना वो मोलर मास नीचे आके इधर ऊपर आ गया था, मोलर मास इज इक्वल टू मास गिवन, ये फॉर्मूला बन गया। तो मास गिवन का आंसर ऐसे आ जाएगा, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो अभी जब तुम दोबारा रिवाइज करो तो पॉज करके ये लिख लेना ठीक है। फॉर्मूले, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा। और बाकी तो बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, आपको एक फॉर्मूले का अप्लाई करना है तो फॉर्मूला ओपन करते जाओ, ओपन करते जाओ, ओपन करते जाओ, हाँ आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। अब नाउ सी, ये हो गया मोलैरिटी। अब मोलैलिटी, मोलैरिटी डॉट डॉट मोलैलिटी, लिटी मैं तोतला हो गया हूँ, मोलैलिटी पढ़ रहा हूँ, ये दोनों फर्क, मोलैरिटी मोलैलिटी में स्मॉल एम से रिफर होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, दोनों फॉर्मूले बहुत है, मोलैरिटी का तो आने ही आना है क्वेश्चन, मोलैरिटी पर मोलैलिटी के ऊपर हो सकता है आ जाए, बट मोलैरिटी का जरूर आता है। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि ऊपर तो सेम एन, एन मतलब एन मतलब वो मोल, ये क्या बोलते हैं, नंबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ भाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स Moles. अपॉन, यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, सॉल्वेंट लिख रहे हैं, नॉट सॉल्यूशन। हाँ Solvent. ये वाले में मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट इन केजी लेना है, अगर ग्राम में दिया है तो इंटू 10 की पावर -3 कर लेना, अगर ये ml में दिया हुआ है तो लीटर बदलने के 10 की पावर -3 लीटर कर लेना, ठीक है। ये सब बेसिक सिंप्लीफिकेशन में सिखा चुका हूँ। तो ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्म, ऊपर नंबर ऑफ मोल लिखना, नीचे सॉल्वेंट लिखना, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, जैसे कि शुगर और वाटर में सॉल्वेंट क्या हुआ, शुगर और वाटर में ये क्या बोलते हैं, शुगर नहीं, शुगर और सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूट हुआ, शुगर कम है ना, हाँ देखो सॉल्यूट छोटा है, पढ़ने में ये छोटा है कि ये सॉल्वेंट छोटा है, पढ़ने में कौन सा छोटा है, स्मॉल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट विच इज स्मॉल इन प्रोनाउंसिंग, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पढ़ने में छोटा लग रहा है कि सॉल्यूट पढ़ने में छोटा लग रहा है, सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना, छोटा सा सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट छोटा, सॉल्वेंट
बड़ा लग रहा है पढ़ने में। सॉल्वेंट तो अब शुगर और वाटर में कौन छोटा होता है अगर एक नॉर्मल मिक्सिंग करें, विच इज स्मॉल, शुगर स्मॉल, शुगर या नमक, तो ये सॉल्यूट हो गया। ओके। और सॉल्वेंट वाटर हो गया। हाँ। वाटर इज सॉल्वेंट इज ऑलवेज बिग क्वांटिटी, ओके। सॉल्यूट इज ऑलवेज Small स्मॉल quantity. क्वांटिटी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्लियर है। हाँ, सर। तो यहाँ पर रहेगा सॉल्यूट और ऊपर रहेगा सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऊपर दोनों में जो नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्यूट का ही होगा, याद रखना। वॉल्यूम इन लीटर मतलब इसमें मोलैरिटी में भी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है ना, हाँ। सॉल्यूशन। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो नंबर ऑफ मोल किसका है, सॉल्यूट का, सॉल्यूट दोनों के ऊपर सॉल्यूट है। अब मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ही रहेगा ऊपर, सॉल्यूट मतलब छोटा सा, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट छोटा सा क्वांटिटी वाला है, अपॉन नीचे रहेगा इसमें किलोग्राम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का। तो यहाँ वॉल्यूम रहने वाला है, मोलैरिटी में वॉल्यूम रहने वाला है, मोलैरिटी में वॉल्यूम रहेगा नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और मोलैरिटी में सॉल्वेंट का किलोग्राम रहने वाला है। तो ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। तो बस अब फॉर्मूला याद है तो इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो, मैंने बताया ना इसको डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है भाई। अगर इफ़ यू नो दी फॉर्मूला, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो बस वैसे लिख देना, मोलैरिटी मीन्स 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो या पर, यहाँ पर बोलने पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, हाँ वही लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे याद करना। फिर ये देखो, ये मोलैरिटी और मोलैरिटी डिफरेंस क्या है, इसमें टेम्परेचर साथ में चेंज होता है, ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर साथ चेंज नहीं होता है। यहाँ लेकिन चेंज विद टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता, लिखने का मोलैरिटी में नहीं होता है टेम्परेचर, ये होता है डाइल्यूशन के साथ चेंज हो जाता है, डाइल्यूशन के साथ में जैसे जितना डाइल्यूशन होगा मोलैरिटी चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगा, डाइल्यूशन मतलब घोलने के बाद मिक्स होने के बाद चेंज नहीं होगा, समझिए। ये दोनों का फॉर्मूला मैंने अच्छा समझा दिया, इसका जब न्यूमेरिकल आएगा करेंगे। तो यहाँ पे और भी देखो ये दिया हुआ है, कभी कभी एसआई यूनिट आता है, याद रखना, मोलैरिटी का एसआई यूनिट मोल पर लीटर, कैसे मालूम एसआई यूनिट सर, कैसे याद करूँ मैं भाई, फॉर्मूला तुम्हें याद था कि नहीं था मोलैरिटी का, क्या फॉर्मूला था सर, एन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल मतलब वही हुआ ना, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल और ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब लीटर, ये हो गया यूनिट। फॉर्मूला याद है तो यूनिट बोलने में क्या ही जा रहा भाई, नीचे मोल पर लीटर, ये नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आपको, और इसका भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ मोल अगर इसकी यूनिट पूछे मोलैरिटी की तो मोल पर किलोग्राम, नॉट लीटर, किलोग्राम, वो भी किलोग्राम किसका, इसका क्या बोलते हैं, 3 लोग हैं पिक्चर में, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, तो किसका लेंगे अपॉन में किलोग्राम, हम लोग ये सॉल्वेंट का लेंगे, शुगर वाटर और शरबत बन गया, जैसे शरबत बन रहा है ऐसे ध्यान में रखो, शरबत बना रहे हैं, शरबत जानते हो ना, रूअफ़ज़ा शरबत, क्या लेंगे हम लोग, शुगर प्लस वाटर तो लेना ही लेना है, बराबर। तो ये हो गया सॉल्यूट छोटी सी क्वांटिटी, ये सॉल्वेंट अब मेन क्वांटिटी सबसे बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बाद इसमें मिल गया, सॉल्यूशन दोनों का मिलाकर शरबत जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी पीछे बता दिया मैंने दोनों का डिफरेंस, कि इसका टेम्परेचर साथ में इफेक्ट होता है, इसका नहीं होता है टेम्परेचर साथ में, तो ये दोनों का डिफरेंस, दोनों की यूनिट अलग अलग बता दें। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है कि डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या हैं। फर्स्ट इज दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो एक आता है मुझे, हाँ वो एक आता है। फिर बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर सेम इंक्लूडिंग मास, तो जो भी आइटम की प्रॉपर्टीज है सेम एलिमेंट की सेम रहने वाली है इंक्लूडिंग मास। हाँ, दिस कैन ऑल्सो स्टे ऑल द आइटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, ये मेन है, सबके जो आइटम्स हैं आइटम एलिमेंट जो होते हैं आइडेंटिकल मास में होते हैं, वाइल द आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, मतलब कोई एक एलिमेंट है उसके जितने भी आइटम्स हैं सबका मास क्या रहने वाला है, सबकी हाँ सेम रहने वाला है, आइडेंटिकल होने वाला है। और दूसरा अगर आइटम है तो उसका एलिमेंट, उसके जितने भी दूसरा कोई एलिमेंट हो उसके आइटम उसके हिसाब से मास रहेगा। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके जितने भी आइटम्स होंगे सबका मास क्या रहने वाला है, सेम। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे इसका अलग मास रहेगा, लेकिन सेम रहेगा ऑक्सीजन सारे आइटम का, लेकिन हाइड्रोजन से अलग होगा, हाइड्रोजन का मास अलग होगा और ऑक्सीजन के आइटम का मास अलग होगा। हाइड्रोजन का 1 है अगर वैसे बात करें,
और ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, पता ही एटॉमिक मास अगर बात करें तो। फिर बाद में पॉस्टुलेट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड फिक्स रेशियो ऑफ कंपाउंड। जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो जब मिक्स होंगे कंबाइन होंगे उनका जो रेशियो होगा फिक्स हो जाता है। जैसे कि H2O है, इसका मतलब H को तुमने 4 किया तो O2 हो जाएगा, इसका मतलब H को तुमने 8 किया तो O4 हो जाएगा, है ना। वैसा रेशियो देखो बराबर है, सेम रेशियो ना। अगर 8 को रेडियो 8 4 टू द 8 4 बंदा 4 2:2 बनाया ना, 2 टू द 4 2 बंदा 2:2 बनाया कि नहीं, ये 2:1 पहले बाय डिफॉल्ट 1 पहले से था, वैसा समझिए। अब बाद में एटम नीदर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला लिख देना। तो ये पॉस्टुलेट थे, ये डेल्टन थ्योरी के पॉस्टुलेट आते हैं। ये थ्योरी है ना आगे बाकी साइंटिस्ट की बहुत हेल्प हुई ये करने के लिए। तो ये आपका पूरा थ्योरी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ओके।